तो जनाब, आजकल हर तरफ चर्चा है कुर्बानी के जानवरों का, लेकिन कुर्बानी का जो ट्रू एसेंस है, कुर्बानी असल में है क्या और दूसरों के लिए कुर्बानी देना क्या है, आज थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है नाज़रीन, बल्कि अपनी जो ख्वाहिशात होती है, अपना जो सुकून, आराम और अपनी खुशियों में से कुछ दूसरों के लिए कहते हैं ना कि छोड़ देने का नाम भी कैथरीन कुर्बानी है। बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से शरीय आपने कुर्बानी के जो जज्बात हैं वो आपने हमारे नाजरीन को बताए हैं। तो अभी इसी में कुछ ऐड करते हुए आपको ये भी बताएंगे कि एक मिसाल के तौर पर जैसे माँ अपनी नींद अपनी औलाद पर कुर्बान करती है, तो बाप भी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है। और एक सच्चा इंसान अपने फ़ायदे से पहले दूसरों की भलाई ज़रूर सोचता है। ज़िंदगी में असल खूबसूरती तब आती है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपना वक्त, अपनी तवानाई और अपना सुकून कुर्बान करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं ना कि ना सिर्फ ये बल्कि कभी किसी भूखे को खाना खिला देना या यूं कहते हैं कि किसी दुखी दिल को तसल्ली देना, उसकी बात सुन लेना या किसी ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद करना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और देखिए, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि इंसान वही बेहतरीन है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो एज़ यूजुअल हम सिर्फ आप लोगों से अच्छी बात नहीं करते, बल्कि अपने आप को शामिल करके रोज़ाना हम आप लोगों के साथ अहद करते हैं कि आए मिलकर अहद करते हैं अपने आप से कि हम सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद नहीं रहेंगे। ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये देना बड़ा ज़रूरी होता है, बल्कि दूसरों की खुशियों का सबब भी बनेंगे। तो यही असल कुर्बानी, और कहते हैं ना असल इंसानियत की जो खूबसूरती है वो यही बात है। और इसीलिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। वेलकम बैक। खबर वही अंदाज नया में अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफजोदा ईरानी यूरेनियम हासिल करते ही इसे तबाह कर देंगे। अमेरिका को ईरानी अफजोदा यूरेनियम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर दो टोक कहा है कि अफजोदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो प्रोग्राम में आगे चलकर ये भी देखेंगे कि अमेरिकी पार्लियामेंट में जंग के इख्तियारात पर जंग, ईरान जंगी इख्तियारात पर वोटिंग से कबल रिपब्लिकन्स को समझे कि पसपाई का सामना करना पड़ा। हुक्मरान जमात अहम करारदाद पेश करने से पीछे हट गई और अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि हुकूमती जमात को खदशा था कि वो मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सकेगी और शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया। तो इसी प्रोग्राम में इस बारे में भी बात करेंगे कि कराची में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं और लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। बिल्कुल, और कराची से ही अगर आप लोगों को एक जाहिर सी बात है, ये वो हादसा था जो कोई नहीं भूल पाया अभी तक। कराची में PIA के तैयारे की तबाही को 6 बरस बीत गए। 22 मई 2020 को लाहौर उड़ान से भरने वाली जो परवाज़ हादसे का शिकार हुई, जो लाहौर से आ रही थी, और अलमनाक वाक़े में 97 अफराद जाँ बहक हुए। 2 खुशकिस्मत सिर्फ ज़िंदा बच गए थे। तो थोड़ा सा उस वाक़े के हवाले से भी बताएंगे आप लोगों को, जो तहकीकाती रिपोर्ट बाद में सामने आई थी, इसमें क्या कुछ सामने आया था। तो ईद उल अज़हा की तैयारियों के बारे में भी आपको बताएंगे। ईद की तैयारी ज़रूर करें, लेकिन जनाब एहतियात के साथ तैयारियां करें, क्योंकि ईद के दिनों में सूरज आग बरसाएगा, शदीद हीट वेव का ख़तरा भी है और वार्निंग भी जारी कर दी गई है। कई अज़ला में पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ऊपर जाने की पेशगोई की गई है। बिल्कुल, तो ये सारी वो टॉप स्टोरीज़ है जिसमें प्रोग्राम में हम आगे चलकर जिक्र करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि क्या चल रहा है ईरान अमेरिका के दरमियान इस वक्त, क्या रीसेंट डेवलपमेंट है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। तो जी जनाब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा कराने की कोशिशों की जो पाकिस्तानी सालसी में ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात तो जारी हैं। पाकिस्तान तो अपना जो मीडिएशन का रोल है वह खूबी तौर पर निभा रहा है, और अरब मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि मुआहदे के लिए दोनों ममालिक जो मुजवज़ा दस्तावेज़ात का तबादला है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखना यह है कि बाज़ अहम निकात पर पेशरफ हुई है, कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, कुछ हद तक जो रिजिडनेस थी वो ख़त्म हुई है, लेकिन चंद मामलात ना अभी भी ज़ेर बहस है। और इसी तमाम सिचुएशन में जो ईरानी अहदेदार हैं वो ये बताते हैं कि ड्राफ्ट पर काम जारी है और मुआहदे के बहुत
करीब है। तो ये तो वो चीज़ थी जो अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने भी इस हवाले से रिपोर्ट कुछ किया है। बिल्कुल, रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से बताया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात कम हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। ये याद रखिएगा, यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल पर फैसला अहम रुकावट है। मतलब एक तरफ नरमी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ सख्ती भी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे। आगे बढ़ते हुए ये भी बात कर लेते हैं कि ईरान से हर हाल में अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईरान से लेकर तबाह करेंगे। जनाब, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। रोज़ाना की तरह आज भी उन्होंने एक वार्निंग जारी की है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है, नहीं चाहते कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ले। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. Keep their highly enriched uranium. No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. अच्छा जी, तो ये तो बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने भी दो टूक ऐलान किया है कि अफजूदा यूरेनियम मुल्क के अंदर ही रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हम वो लेकर रहेंगे और जो हमने हासिल किया अफजूदा यूरेनियम उसे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन जी जो ये अहम बयान है जो ईरान की जानब से है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के हवाले से ये दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की ये हिदायत ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में इत्तेफाक़ी राय की अक्कासी करती है। ईरानी आला हुकाम का ये ख्याल है कि इस मवाद को बाहर मुंतकिल करने से मुल्क मुस्तक़बिल में अमेरिका और इसराइल के हमलों के लिए ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि वो तो फर्म है ना ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जी हम तो ये नहीं मुंतकिल कर सकते। अब रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का ये इक़दाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बरहम कर सकता है। ये रॉयटर्स की अपनी राय है। बिल्कुल, आपको ये भी बताते हैं कि सदर ट्रंप ने इसराइल को यकीन दहानी कराई है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल की जाएगी, यानी कि जंगबंदी तजावीज़ में अफजूदा यूरेनियम का मामला भी शामिल है। तो अभी तक हम जितना भी सिनेरियो देख रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ के बाद अब जो सारा सिनेरियो है, सारी बात है, सारा प्रेशर है वो अफजूदा यूरेनियम, क्योंकि मेरे ख्याल से रूट यही है जिस वजह से अक्सर हमने देखा है कि एक्चुअली अफजूदा यूरेनियम बेसिकली सबसे प्राइमरी ही पॉइंट रहा है जिस पर ही डेडलॉक बरकरार रहा है और काफ़ी मतलब मज़ाक़ात भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखना है कि मामला आगे किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं तेहरान के साथ किसी डील पर पहुंच पाते हैं या नहीं। ये कहना अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ये कहा जब उन्होंने मीडिया से बात की आज। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सफारती कोशिशों को मुतासर करेगा। यानी कि एक जानिब ईरान जो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है विच इज़ टोल टैक्स, ज़ाहिर अमेरिका से ये कह रहा है कि फिर ये जो चीज़ है वो फिर हमारी जो सफारती कोशिशें हैं उसमें आड़े आ सकती है। और मार्को रूबियो की ज़ाहिर नेटो पर भी तनकीद सामने आई है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी ज़्यादा नेटो को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने बात की थी कि जब हमें नेटो ममालिक की ज़रूरत थी तो नेटो ममालिक हमारे तो काम नहीं है। तो ईरान के मामले पर हम नेटो के रद्द अमल से खुश नहीं हैं एज़ यूजुअल। ज़ाहिर मार्को रूबियो ने भी ये बात की है। सो ये एक ज़ाहिर मार्को रूबियो का बयान था जो सामने आया है। अब देखना यह है कि आगे मामला किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान, एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो है पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान का रोल इन मीडिएशन सालिसी में जो पाकिस्तान का रोल है, अभी भी जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, इसके अलावा भी जो मीडिएशन के मामलात हैं उसका बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। तो अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का ये अहम तरीन मिशन है। और ये जो मिशन है ये आप इस वक्त विंडो में देख सकते हैं। देखा जा सकता है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि तेहरान में दूसरे रोज़ भी ईरानी क़यादत के साथ उन्होंने अलग अलग मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस विजुअल्स में देखे जा सकते हैं। और ख़ित्ते की जो मजबूरी सूरत हाल है, अमन इक़दामात पर काफ़ी ज़्यादा तबादला ख्याल किया गया।
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हो रही है मोहसिन नकवी की जानिब से। और ये भी बता देते हैं कि मुलाकात में कौन कौन शामिल जी, था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी किया है। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की है। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले हैं। तो मुलाकात का सिलसिला जो है हमने देखा है कि वसी से वसीतर होता जा रहा है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सालसी का किरदार जिस तरह से सामने उभर कर सामने आ रहा है, इसी तरह मज़ाकरात भी हों और अमन जो है वो सब देखे। तो खैर कराची से अब आपको खबर दे देते हैं, कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 9 के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो पुलिस के हवाले से जो अभी तक इब्तदाई मौक़िफ़ है उनका बताना है कि मकतूल की लाश और ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मकतूल की शनाख्त 17 साल के नूर शाहज़ेब के नाम से हुई है। ज़ख्मियों में 19 साल का सादिक और 60 साल की हज़रत बीबी भी शामिल है। फायरिंग का वाक़या 2 ग्रोहों में तसादुम के बाइस पेश आया और वाक़या इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलज़मान की तलाश और वाक़े की तहकीकात जारी है। तो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। लेट्स सी वाले से मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आती हैं। खबर वही अंदाज में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अटक के लिए मंजूर करदा 30 में से 9 इलेक्ट्रिक बसें इंतजामिया के हवाले कर दी, जो बहुत जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। हमारे नुमाइंदे सईद फारूक इस वक्त डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ के साथ मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ज़िला अटक के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो फराहम कर दी हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी बसें आई हैं और कब तक ये सड़कों के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इकदाम है अटक की आवाम के लिए। इससे हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग लोग बहुत इज़्ज़तदार तरीके के साथ सफ़र करेंगे। फ़र्स्ट फेज़ में हमारे पास जी 9 बसें यहाँ वसूल हो गई हैं और इंशाल्लाह 30 के करीब हमें बसें मिलेंगी, बाकी सेकंड और थर्ड फेज़ में मिल जाएंगी। और इसकी हमारे तकरीबन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है 3 रूट चलेंगे, जो कि संजवाल से लेके हज़रों तक कवर करेंगे एरिया। अगर हम शहर की बात करें तो संजवाल से हमारा मिर्ज़ा तक आएगा, मिर्ज़ा से फिर DPS तक जाएगा और DPS से हटियाँ चौक जाएगा और इसी तरह एक जो बस है वो हज़रों तक जाएगी। अब आवाम को भी चाहिए कि वो इन बसों की बाकायदा हिफाजत करे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और जी एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप भूल जाते तो हम आपको याद दिलाते हैं कि खून का एक अतिया ना किसी भी मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। देखिए कि सिर्फ आपका ये एक वो कंट्रीब्यूशन है जो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, देखिए आपसे सिर्फ एफर्ट्स मांग रहा है और वो भी किसी कार खैर के लिए। जामिया सरगोदा में पंजाब पुलिस के ताउन से थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए खुसूसी ब्लड कैंप लगाया गया है। जी हाँ, वहाँ पर तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर खून के एहतियात किए हैं। मज़ीद देखते हैं नदीम खान की रिपोर्ट में। जामिया सरगोदा में लगे ब्लड कैंप में नौजवानों ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। तलबा व तालिबात ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून अतिया किया। चंद घंटों में 150 से जायद खून के बैग्स जमा किए गए। थैलेसीमिया फाइटर्स की जो मुश्किलात हैं, परेशानी है, उसको हल करने के लिए हमारे सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आपको चेहरे मेरे साथ नजर आ रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लड कैंप का इनकाद किया है, जिसमें 150 से ज़्यादा ब्लड बैग्स अभी हो चुके हैं। और ये बड़ी खुशकिस्मती है इन बच्चों की और उन बच्चों की जिनके लिए ये एहसान कर रहे हैं, जिनके लिए ब्लड दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को बाकायदगी से खून की जरूरत होती है और बर वक्त खून न मिलने से उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। मुंतज़मीन का कहना है कि कैंप का मकसद नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करना और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून की फराहमी यकीनी बनाना है। नदीम खान, समा, सरगोदा। और जी अब जिक्र एक उस ऐसे वाक़े का जो जितना भूलने की कोशिश करें आपके जहन से, आपके दिल से नहीं निकलता। 6 साल पहले कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया था और इस अफसोसनाक हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। मौजूदा तौर पर 2 मुसाफिर महफूज रहे थे। इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं, जावेद अस्कर ने रिपोर्ट किया इस पर। 22 मई 2020 दोपहर 1:10 पर PIA की परवाज 8303 ने लाहौर से उड़ान भरी। 91 मुसाफिरों और अमले के 8 अरकान को लेकर तैयारा 2:37 पर कराची एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के दौरान तैयारे के दोनों इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट ने टेक ऑफ करके गो अराउंड का फैसला किया। 2 मरतबा कंट्रोल टावर को मेडे की कॉल दी, लेकिन बदकिस्मत तैयारा लैंड न कर सका और मॉडल कॉलोनी से गुजरते हुए तबाह हो गया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए, सिर्फ 2 मुसाफिर बच सके।
सके। एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले जब उसने बिल्डिंग पे हिट किया है तो हिट करने के फ़ौरन बाद वो प्लेन जो है वो क्रैश की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था और सब जो है वो परेशान भी थे और हिट होने के बाद डिस्टर्ब भी हो गए थे काफ़ी लोग। जब वो नीचे आ गया प्लेन तो मुझे एक जगह नज़र आई एक जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो मैंने उस तरफ जाके विंग पे जाके मैंने नीचे जंप किया और इस तरह से मैंने सरवाइव किया। तहकीकाती टीम ने हादसा पायलट की गलती करार दिया। मुल्क की तारीख के 16 फिजाई हादसात में दर्जनों अफराद जाँ भाग हुए। फिजाई माहिरीन का कहना है हिफाजती इकदामात और कवानीन पर मौसर अमल दरामद के जरिए हादसात की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सकता है। जावेद असगर, समा, कराची। कराची में सिंध हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। बहुत अच्छा लगता है कि शहर कायद में भी कोई जो है वो मंसूबा मुकम्मल हो। कायदाबाद से काठोड़ लिंक रोड तक शाहराह भुट्टो के तीसरे फेज़ का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 55 अरब रुपए की लागत से तामीर की गई ये शाहराह 2 रोया और 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं हफीज़ बलोच की। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कईयों बाद से शुरू होने वाला शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो चुका है। काठोर लिंक रोड तक की 39 किलोमीटर जो तवील सड़क है इसकी तकमील में 4 साल लगे हैं। आज से 4 साल कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था जिसे आज मुकम्मल किया गया है और आज शाम काठोर लिंक रोड पर बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई काबीना के अरकान समेत वज़ीर आला सिंध भी शरीक होंगे। 39 किलोमीटर इस तवील सड़क पर तकरीबन 55 अरब रुपए की लागत आई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक भी एक सड़क तामीर की जाएगी। इसकी मुकम्मल होने के बाद शाहराह भुट्टो को डायरेक्ट कराची पोर्ट के साथ लिंक किया जाएगा ताकि माल बर्दारी के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी सुपर हाईवे तक सफ़र कर सकेंगे और इनका सफ़र जो शहर से तय होता था वो घंटों में मुहैयत होता था और उसके साथ अब वो सफ़र मिनटों में तय कर सकेंगे। जी अब आपको ये भी बता देते हैं, तुर्क अदालत ने ओपोजिशन पार्टी CHP के सरबराह को ओहदे से हटा दिया। अदालत ने 2023 में होने वाले पार्टी इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया और पार्टी के साबिक क़यादत को बहाल कर दिया है। अदालती फैसले के बाद कमाल ओगलू दोबारा CHP के सरबराह बन गए हैं और वो 2010 से 2023 तक ओपोजिशन पार्टी के सरबराह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और अदालती फैसले के खिलाफ इस्तांबुल में ओपोजिशन जमात का एहतजाज भी जारी है। ये देख रहे हैं हम विजुअल्स, ये हैं बेसिकली एहतजाजी मनाजिर के कुछ विजुअल्स और ओपोजिशन अदालत से रुजू ऐलान किया है। तो ये थी जी वहाँ की बात। लेकिन हम भारत की बात करें, बड़ा वैसे सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भारत में कॉकरोच परवान चढ़ने लगे। निज़ाम के खिलाफ नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी को दिन ब दिन मकबूलियत मिलने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और भारत में इस हवाले से क्या हो रहा है, लेट्स सी एक रिपोर्ट हम भी देख लेते हैं और नाज़रीन को भी दिखा देते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। बहुत सारे किसके पास जवाब है? हमारे एंकर उमर बशीर के पास। तो आइए उन्हीं की जानिब चलते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशी, मगर गर्मी भी बड़ी जनाब। ईद की छुट्टियों के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की वार्निंग जारी की है। बताया कि मुल्क भर में 25 से 31 मई के दौरान पारा हाई रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में टेम्परेचर आम दिनों के मुकाबले में 7 डिग्री, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में 6 डिग्री तक ज़्यादा रहने का खदशा है। बाज़ जगह तो दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। टीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम जार खान, सखर, लाड़काना, नवाब शाह, सीबी और बकरान कोस्ट के साथ पारा 50 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। कराची में पारा 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो ईद उल अज़हा मनाएं, मगर एहतियात के साथ। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से गुरेज करें। सैर व तफरीह के लिए दोपहर को घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना कि ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है।
तो भी जैसे कि आपको हमारे साथी एंकर बता रहे थे कि ईद के दिनों में मौसम शदीद गर्म रहेगा, हीट वेव का ख़तरा भी है। इसी हवाले से हमारे नाजरीन के लिए हमने कुछ प्लान किया है जो कि अभी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर चन्ना और माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा हीट वेव की शिद्दत माजी के मुकाबले में कितनी मुख्तलिफ और कितनी ख़तरनाक है? जी बहुत शुक्रिया। जो मौजूदा हीट वेव है, एक तो ये कि माजी के मुकाबले में अब हीट वेव्स मुसलसल आना शुरू हो गई हैं। पहले कुछ सालों में हम सुना करते थे हीट वेव का तस्करा, लेकिन अभी हर आने वाले साल में भी इसका थ्रेट मौजूद है और गुजरते साल में भी ये मुसलसल आ रही हैं। इसमें एक तो साइंटिफिकली दो चीजें देखने की जरूरत है। पाकिस्तान दो तरह की हीट वेव्स का सामना करता है। एक ड्राई हीट वेव होती है और एक वेट हीट वेव होती है। ड्राई हीट वेव आपकी शुरू होती है, ये मार्च से लेके जून तक रहती है, जिसमें कि जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं, लेकिन नमी इतनी नहीं होती, पर वो चुभने वाली गर्मी जिसको कहते हैं, धूप बहुत चुभती है। और उसमें जो आपका हार्वेस्ट सीजन होता है, उसमें क्रॉप्स जो होते हैं, ज़राअत जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। इसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक जो है, अगर हीट वेव हो एल नीनो या किसी भी वजह से, तो वो वेट हीट वेव होती है, जिसमें नमी की वजह से जो है आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा महसूस होता है। यानी अगर 40 डिग्री है तो 45 तक महसूस होगा। और उसमें ये जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है ये बहुत ज्यादा होती है और क्लाउड बर्स्ट का खदशा भी बढ़ जाता है, जहाँ क्योंकि नमी ज्यादा होती है। और फिर इन्हीं दोनों हीट वेव्स की वजह से एक तीसरा फैक्टर मौजूद है जो हमारी पॉलिसी एंगल में डिस्कशन में नहीं आता, वो है क्रॉनिक इंडोर हीट। यानी जो शहरों में अब घर बहुत तंग तंग बने होते हैं, खुले मकान नहीं होते, तो अगर लोड शेडिंग भी हो, सोलर ना मौजूद हो, तो वहां पे पेरी अर्बन या स्लम एरियाज में जो लोग होते हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। वहीं ज्यादा बीमारियां और अमवात होती हैं क्रॉनिक। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डॉक्टर साहिबा आपने हाईलाइट किए हैं, और मैं चाहूँगी कि चूँकि डॉक्टर महानूर चन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि शदीद गर्मी इंसानी सेहत पर सबसे ज़्यादा क्या असरात डालती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की इब्तदाई अलामात क्या होती है, कैसे पहचाना जाए और इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे ज्यादा जो हमें गर्मी देखने को मिलती है वो मई में ही मिलती है। जून में भी फिर बढ़ती रहती है, लेकिन जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं, जो ज्यादा हसास होते हैं हीट स्ट्रोक को लेके, हीट वेव को लेके, वो मई का महीना होता है। एंड कराची में अगर हम ये बात करें तो क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हब्स होने की वजह से गर्मी महसूस भी ज्यादा होती है। अगर हम इसके अलामात पे बात करें तो हीट वेव या हीट स्ट्रोक के जो शुरुआती अलामात है वो ज्यादातर लोगों को होते हैं। हीट स्ट्रोक की तरफ कम ही लोग जाते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी का बायस जो है इस पे होता है, लेकिन परेशानी का बायस बनती है हीट स्ट्रोक। इसके अगर हम अलामात पे बात करें, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा स्वेट करना, मतलब पसीने का ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहना, सर दर्द रहना, उल्टी मतली जैसी कैफियत होना। ऐसे खाने ना दें जो ज्यादा गर्म है, जैसे अंडे वगैरह हैं, ये चीजें गर्म है तो हम इन्हें समर के जो मंथ्स है, गर्मियों के महीने, इसमें हम अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करके उनको फ्रूट्स वगैरह दें। बिल्कुल। डॉक्टर महानूर साहिबा, जिस तरह से आप हमें प्रिकॉशंस बता रही हैं और कितना ख़तरनाक मौसम हो सकता है ये भी बता रही हैं, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान का मौसम अब एक्सट्रीम वेदर की तरफ बढ़ रहा है, और क्या ये दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अब अर्बन हीट आइलैंड का ये मसला जो है वो बढ़ रहा है? पाकिस्तान में अर्बन हीट आइलैंड का मसला बहुत सारे शहरों में ये अब एग्जिस्ट करना शुरू हो गया है, और बिल्कुल हमारे मुल्क में वेदर एक्सट्रीम्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। मिसाल के तौर पे फोरकास्ट होती है कि गर्मी पड़ेगी और अचानक शाम के टाइम जो है वो शदीद आंधी भी आ जाती है जो फोरकास्टेड नहीं होती समटाइम्स। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ऐसा नहीं कि आपकी वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसा मसला नहीं है। ये ज्यादातर क्लाइमेट चेंज जो है वो पता नहीं लगता कि
किस वक्त क्या मौसम अचानक से हो जाए, ये भी चैलेंज आता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमारे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है, जहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन ज्यादा हो गई है और जो ग्रीन बफर्स हैं यानी नरम मिट्टी और जंगलात की कटाई की वजह से वहां पे ये ज्यादा आना शुरू हो गया। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च आई थी कुछ महीनों पहले, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 8 शहर लिस्ट डाउन किए और ये बताया है कि 2050 तक शदीद गर्मी की वजह से यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट बढ़ जाएगा। उसमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट जैसे शहर जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इस्लामाबाद में तो पिछले कुछ सालों से मुसलसल देखा जा रहा है। उसकी मिसाल ऐसी है कि जो इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाके हैं जो कि थोड़ा नीचे हैं और इस्लामाबाद थोड़ा ऊंचाई पर है, पहाड़ों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इस्लामाबाद का टेम्परेचर अक्सर 1 डिग्री ज्यादा रहता है मुल्हिका इलाकों के मुकाबले में। तो ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है आम इंसान के लिए जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को समझना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ कंक्रीट होती है वो वहां पे सूरज की शुआएं जल्दी और तेजी से जो है एब्जॉर्ब होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। जियोग्राफिकली तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेदर का पड़ता ही है, लेकिन इसमें अब करना क्या चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। तो डॉक्टर मानूर साहबा, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइए कि देखिए इतनी शदीद गर्मी में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जी पानी कितनी मिकदार में पीना चाहिए। यानी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट होता था किसी ज़माने में 7-8 ग्लास का, अब तो मेरा ख्याल है कि उतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो किन मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि घर से बाहर जो काम करने वाले अफराद हैं उन्हें कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है कि कौन से बेवरेजेस या पानी की चीज़ें हमें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए उसमें कॉफ़ी है, चाय है, कोई भी जो है वो गर्म किस्म के मशरूबात हैं उनको कोशिश करके अवॉइड करें। स्पेशली जो आपके पीक आवर्स है 11 से 4 के बीच में, जो कि ज़्यादा हसास होते हैं किसी भी इंसान के लिए, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या बीच का हो, तो उसमें जो है आप इन गर्म मशरूबात को कम से कम इस्तेमाल करें, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी किस्म के ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला नहीं है तो ORS वगैरह का भी इस्तेमाल करें। इन केस अगर आप जैसे मजदूर हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको बाहर काम करना पड़ रहा है, तो या तो वो सुबह थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट करें और बीच में जो है वो ब्रेक लें। और अगर बीच के जैसे घंटे हैं जैसे 11 से 4 के बीच जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ही आप प्रोन होते हैं कि आपको इस तरह के अलामात हों, तो एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। लाइक आप ये करें कि बोतलें जो हैं वो बना के रख लें, 3-4 लीटर पानी का पिए और कोशिश करके हर 15-20 मिनट आधे घंटे में आप पानी पीते रहें। दूसरा, छोटे छोटे ब्रेक्स लें। सही, बिल्कुल। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, क्या मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में हीट वेव्स की शिद्दत और दौरानिया बढ़ा रही है, ये भी बता दीजिए। और ऐसे शदीद मौसम से निमटने के लिए पाकिस्तान को किन तवील मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है? बिल्कुल, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जिसमें ये प्रोजेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान का जो GDP है वो 2050 तक 9% तक गिर सकता है मौसमियाती तब्दीली के इम्पैक्ट्स की वजह से, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ज़राअत और ये ज़राअत का सेक्टर और पानी जो है ये बहुत ज्यादा मुतासर होगा। और ज़राअत में जो चावल और गंदम की फसल है वो तकरीबन 15 से 20% तक उसमें जो है कमी आ सकती है शदीद गर्मी की वजह से, और कपास में जो है वो 31 से 39% तक कमी आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है तवील मुद्दती इक़दामात में कि जो लोकली लेड अडेप्टेशन हम कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है क्लाइमेट चेंज को डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया जाए और फिस्कल प्लानिंग में लेकर आया जाए। यानी कि जो कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस हैं, जो लोगों को पता है कि किसानों को पता है सैलाब किस रास्ते से आता है, कैसे आता है, उसको देखते हुए उनके साथ मिल के जो है मुश्तरका अमल किया जाए, जैसे जंगलात लगाया जाए, नेचर बेस्ड सोल्यूशन हम कहते हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो है वाटर इमरजेंसी, सिर्फ आप ड्रॉट का इंतजार ना करें कि ड्रॉट आ गया तो वाटर इमरजेंसी लगा दें, लोगों में आगाही पैदा करें। और साथ साथ जैसे अभी टूरिस्ट सीजन है तो नॉर्थ में जाने से गुरेज करें, जबकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्लॉफ वार्निंग है और ये वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम और दरियाओं के गेट कंस्ट्रक्शन रोकने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर ये हम बड़ी अच्छी बात की, ये कुछ चीजें हैं जिस पे अब जो फोकस है बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर मानूर साहिबा, मैं चाहूँगी कि जैसा कि इससे पहले भी आप ये कह रही थी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर के मसले नहीं हो तो वो ORS भी अपने मशरूबात में शामिल कर सकते हैं। अब बुज़ुर्ग हो गए या जो दिल या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बिलखुसूस क्या खुसूसी एहतियात ज़रूरी है, और हीट वेव के दौरान बच्चों की ख़ास तौर पर अब डॉक्टर साहिबा जो खुराक है उनमें किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए?
अगर हम एल्डरली के हवाले से बात करें, जो लोग थोड़े से ज़्यादा उम्र के हैं या बूढ़े अफराद हैं, अक्सर इनको ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल या शुगर वगैरह होते हैं। और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो भी आपकी डिहाइड्रेशन कराती हैं, मतलब कि आपका जो बॉडी है उससे पानी और नमकियात को जो है वो कम करती है। तो उसमें हमने ये करना होता है कि हाइड्रेशन बढ़ानी होती है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आप 3 लीटर कर लें। और दूसरा, अगर इसमें हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों की डाइट आप कुछ इस तरीके की रखें जिसमें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो, दही का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें, तरबूज का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, और चाय कॉफ़ी वगैरह इन चीज़ों को, या ज़्यादा स्पाइसेस को, गरम खानों को, ज़्यादा तेल वाले खानों को, इवन कोल्ड ड्रिंक्स को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उसके जो शुगर कंटेंट है और कैफीन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत अगेन वो डिहाइड्रेशन कराता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये मशरूबात है जिनका आपने जिक्र किया है कि इसे लाजमी अपनी डाइट में, अपनी खुराक में शामिल करें। अब चूँकि वक्त कम है लेकिन डिस्कशन बड़ा अहम हो रहा है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर मानूर चना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साथ हासिल था माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा का मुफस्सिल अंदाज में माहौल का क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल वेदर पे। अच्छा जी, तो लाहौर में गुज़िश्ता शब बारिश हुई जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया, शहर से गर्मी की छुट्टी हो गई, दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। इस वक्त मौसम कैसा है, बारिश के हवाले से कोई पेशगोई है भी या नहीं है, अनजफर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान हो चुकी है। लाहौरियों की किस्मत जाग उठी है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर में शाम के औकात में तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू होता है, और यही सिलसिला जो है बाद में बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। गुज़िश्ता रात भी ऐसे हुआ है कि लाहौर शहर में तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू है, उसके बाद गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ साथ रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा दिलकश हो चुका है, और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में इस वक्त भी 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। आसमान पर इस वक्त भी बादलों का बसेरा है, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि लाहौर में आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन शाम के औकात में ज़्यादा इम्कान है कि बारिश होगी, और बारिशों को और तेज़ हवाओं का ये सिलसिला PDMA और महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 मई तक जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका अनसफ़र, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, अब गुजरांवाला को आलूदगी से पाक बनाने का मिशन भी जारी है, इस पर बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में मेटल प्रोसेसिंग जोन बनाने का फैसला ज़ेर गौर है। अब समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से ही इंसाइट्स लेते हैं कि क्या आप किस तरह से ये बनाया जाएगा जोन। इस वक्त वो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली हुमायूं भट्ट के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, गुजरांवाला मुल्क का चौथा बड़ा सनती शहर है। यहाँ पे शहरी इलाकों में हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं, जिसकी वजह से आलूदगी जो है बहुत बड़ा मसला है यहाँ का, और इसका एक ही हल है कि मेटल प्रोसेसिंग जोन जो है वो बनाया जाए और फैक्ट्रियों को बाहर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से बात करते हैं प्रेसिडेंट चैम्बर अली हुमायूं भट्ट से। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़ायदा होगा मेटल जोन बनाने का? जिस तरह आपको पता है कि गुजरांवाला में मेटल प्रोसेसिंग की 750 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, $1.3 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और बाय 2029 बेजल कन्वेंशन की वजह से वो एक्सपोर्ट एंड कंप्लायंस के इशू आ जाएंगे। अगर ये इशू रिजॉल्व ना किया गया तो आपको पता है बाय 2029 हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसलिए इस साल को बजट में रखा जा रहा है इस हवाले से? इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी मैडम मरियम औरंगज़ेब से लास्ट वीक में। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हम एक्सपोर्ट एंड कंप्लायंस में ये मंसूबा डालने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बजट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट इसको करने जा रही है। अगर ये हो जाता है तो शहर से आलूदगी के मसाइल, एक्सपोर्ट के मसाइल और कंप्लायंस के मसाइल वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी सदर चैम्बर अली हुमायूं भट्ट की। उनका यही कहना है कि आलूदगी से बचने का वाहिद हल यही है कि मेटल प्रोसेस जो जोन है वो बनाया जाए, फैक्ट्रियों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि स्मोक, आलूदगी और दीगर मसाइल से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने सवाल से इंसाइट्स हम तक पहुंचाई। अब जी, फैसलाबाद में महकमा तालीम ने तलबा की तालीम के साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देने का फैसला कर लिया। जाहिर है सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अब जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें 43 निकात पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसके तहत बच्चों को इखलाकियात और लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिदा संधू से। जी रिदा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तालीमी इदारों में तलबा की तालीम के साथ साथ किरदार साजी और तरबियत भी नहायत ज़रूरी है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए महकमा तालीम फैसलाबाद की जानिब से एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तरबियत और किरदार साजी के हवाले से। मेरे साथ CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम मौजूद हैं। बुकलेट इख्तियार किया जिसमें हमने 43 जो है वैल्यूज़ को फाइनलाइज़ किया। इसमें हमने रिलेट किया इखलाकी पहलू, उसके साथ रिलेट किया, उसमें कुरान, उसकी आयत और हदीस एक एक हमने उसके साथ अटैच कर दिया। दूसरा हमने जो है वो लाइफ स्किल के साथ इसको अटैच किया कि उसको एज ए पर्सनल क्या फ़ायदा होगा। तीसरा हमने उसको किया सोशल स्किल जो है एज ए इज्तिमाई सोसाइटी के अंदर क्या इम्पेक्ट हो सकता है। समर वेकेशन जो है वो इनोवेटिव दिया है और क्रिएटिव होमवर्क है, उसका 20% जो है हमारा ये तरबिया प्रोग्राम, ये वैल्यूज़ ली जाएंगी, वालिदैन के साथ भी शेयर की जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद हमारा 100% इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ ये कि बच्चों को इखलाकी और लाइफ स्किल्स सिखाई जा रही हैं, बल्कि उनकी जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन है उसमें भी बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। वेलकम बैक टू खबर वही अंदाज नया में अहम खबर देंगे आपको। कश्मीर के इलाके गुबलो में देरीना दुश्मनी पर 2 गिरोहों में फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा समा गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम मुस्तफ़ा, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये कश्मीर का कच्चे का इलाका गुबलो है जहां पर बंगवार बिरादरी के दरमियान देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। SHO गुबलो के मुताबिक ये तसादुम देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है। पुलिस ने पहुंचकर पूरे इलाके को घेरे में लेकर और हलाकशुदा अफराद जो हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और हालात को कंट्रोल करने के लिए मजीद पुलिस की नफरी भी तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मंडी चलो लेकिन जेब भारी करके जनाब। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बकरे भी अब बैलों के रेट में फरोख्त हो रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। व्यापारी महंगाई, चारे और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात को वजह करार दे रहे हैं। तो लाहौर से दानियार उमर की रिपोर्ट देख लेते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं, लेकिन खरीदार कीमत सुनकर परेशान। डॉलर कमाने वाले भी कानों को हाथ लगाने लगे। USA से लैंड हुआ सिर्फ बड़ी ईद के लिए, और मेरा जैसा इंसान यहाँ पर आके जो कि वेल सेटल है उधर आके अफोर्ड नहीं कर पा रहा एक जानवर, क्योंकि आप किसी भी जानवर छोटे या बड़े की पूछें, दे आर आस्किंग लाइक 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, उससे नीचे आ ही नहीं रहे। जो जानवर 6-7 मन गोश्त का वज़न रखता है ना, ये उस जानवर की डिमांड कर रहे हैं 20 लाख रुपए। बड़े जानवर हैं उनका तो ये लोग स्टार्ट ही मतलब 14-15 लाख से कर रहे हैं, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा। जो हमारा बजट है वो है 5-6 लाख का। राजनपुरी बकरों ने बैल को पीछे छोड़ दिया, कीमत 5 लाख रुपए से भी बढ़ गई। व्यापारी कहते हैं महंगा चारा और किराया बोझ बनता जा रहा है, ग्राहक आधी कीमत लगाकर चले जाते हैं। रेट पीछे बहुत महंगा माल के ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਮਾਲ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ जो मसला है ना जरा तो खुराकां भी बड़ियां महंगियां ने। इंतजामिया की जानिब से लाहौर में शाहपुर कांजरा के अलावा 5 बड़ी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। मवेशी मंडी में इस वक्त व्यापारी पुरुमीद हैं कि ईद करीब आते ही उनकी मुंह मांगी कीमत अदा करने वाले ग्राहकों की तादाद में इजाफा होगा, जबकि शहरियों को उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज में कीमतों में कमी आएगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जी क्वेटा की मवेशी मंडी की भी बात कर लेते हैं, जहां भाग नाड़ी नस्ल का बैल शेरा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। मजीद बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी नूर, बताइए। जी ईद कुर्बान के करीब आते ही कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मवेशी मंडियां सज गईं, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खूबसूरत छोटे बड़े जानवर लाए गए। इस वक्त मैं स्पिनी रोड पर एक मवेशी मंडी पर मौजूद हूं, जहां पर बड़ी तादाद में यहाँ पर भी जानवर लाए गए हैं, और इस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़े जानवर हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर लाए गए हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1,80,000 से लेके 4.5 लाख रुपए है। लेकिन जो इस मंडी में जो सबके जो है वो खूबसूरत दिलकश जानवर है जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना है वो है शेरा। ये तकरीबन इसके मालिक का बताना है कि ये इसका वज़न जो है 10 मन है और इसकी कीमत 9.5 लाख रुपए मालिक ने रखी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी भी आए हैं इसे ख़रीदने के लिए। मंडी में देखा था बहुत खूबसूरत बेल है, और तो मैंने सबसे ये शेरा को बहुत पसंद आया, तो मालिक मुझे बता रहे 9.5 लाख, मैंने इसको ऑफ़र दिया हुआ है 8 लाख। तो बस बात चल रहा है, अभी पता नहीं कि अला मालिक के कैसे होएगा। अजी भाव तो चल रहे हैं लेकिन अब तक जो है वो कोई भी जो है इससे ख़रीद नहीं सका।
तो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की खरीदारी का मिशन जारी है। कीमतों ने खरीदारों को मुश्किल में डाल दिया है। खुर्शीद आलम से जान लेते हैं। खुर्शीद बताइएगा, तो बादी नज़र में तो ये लग रहा है कराची की मंडियों का भी वही हाल है जो जैसे कि अभी क्वेटा और फैसलाबाद की मंडियों का हमने देखा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ FTC के करीब अब्दुल वहाब मवेशी मंडी में, और यहाँ हम मालूम करेंगे ख़रीदारों से और व्यापारियों से कि यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, मंडी सस्ती है या महंगी है। पिछली दफ़ा हमने देखे थे बड़े अच्छी रेंज में मिल गए थे हमें, लेकिन इस दफ़ा जो है ना यहाँ पे रेट मतलब कदर ज़्यादा है। कंपैरेटिवली पिछले साल बड़े सस्ते जानवर थे, इस दफ़ा काफ़ी महंगे लग रहे हैं। हम लोग आए थे लेने की नीयत से, लेकिन कोई डील बनी नहीं, इसलिए हम भी जा रहे हैं वापस। जानवर अभी तक कदरे महंगाई दिखा, 1 लाख रुपए मन का चल रहा है, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मन की डिमांड की जा रही है। जानवर तो देखे हैं, अच्छे नज़र आए, रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा रेट है कि इंसान ये लोग चाह रहे हैं कि इस साल ना करें तो बेहतर है कुर्बानी। रेट तो हर साल ही आई होता है, बट आपके बायर के ऊपर डिपेंड करता है ना, बायर ज़्यादा हैं कम है उस हिसाब से फिर जानवर लिया जाता है। बड़ा जानवर है तकरीबन 2000 और छोटा जानवर है तकरीबन 3000। माशाल्लाह जैसे कि माल आ रहा है और माल ऐसे के सेल आउट हो भी रहा है। रात भी बहुत माल बिका है और जैसे कि आवाम आती है शाम में ही आती है। स्टॉक मार्केट तो नीचे आ जाती है, लेकिन मवेशी मंडियों में जानवरों के भाव नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, और इसी वजह से हमने देखा है कि ख़रीदारी का ट्रेंड निस्बतन कम है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।